और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं एक अपार्टमेंट को, जिसके अंदर एक लड़का बैठा होता है और उस लड़के के हाथ में एक फोटो होती है जिसको वो देख रहा होता है। और मैं आपको पहले से बता दूं गाइस कि ये लोग दो जुड़वा भाई होते हैं, जिसमें से कि एक जो है खो जाता है, तो वो अपने जुड़वा भाई की फोटो देख रहा होता है और देखने के साथ ही साथ बहुत ज्यादा उदास भी हो जाता है। या सोचना कि 5 साल में मैंने उसके बारे में सबसे पहली बात यही सुनी, मेरे पास उसके मर जाने का एक लेटर आया। फिर बताता है अभी 3 साल पहले मेरी मॉम भी गुजर गई। मेरी माँ को जो पहले से अपनी बीमारी के बारे में जानती थी, फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे भाई को खोजने की कोशिश करते हुए बिता दिया। और फिर दिखाते हैं कि उसकी मॉम के फ्यूनरल में उसके जो रिलेटिव्स या मिलने वाले होते हैं उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं तुम्हारी माँ पहले से ही बहुत बीमार थी, वह इस समय एक बहुत बेहतर जगह पे है, तो इसलिए अपने आप को संभालने की कोशिश करो। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे कागज रखे होते हैं जो बंडल के हिसाब से रखे होते हैं। वो देखता है कि वो जो कागज था वो उसके भाई के लापता होने का कागज था, जो कि उसकी माँ ने उसको ढूंढने के लिए इतने ढेर सारे कागज छपवा के रखे थे, मतलब पोस्टर छपवा के रखे थे। वो उस पोस्टर को देख के उसमें से एक पोस्टर को पकड़ के मरोड़ देता है गुस्से के मारे, क्योंकि उसमें लिखा था इस लापता इंसान की खबर दो। फिर सीन हमारा चेंज होता है और हमें दिखाते हैं हमारा हीरो, वो शायद एक आर्मी से रिलेटिव है। वो अपने भाई का पोस्टर देखते हुए सोचता है मैंने अपने भाई को खोजने की कोशिश करना छोड़ दिया और साथ ही साथ कोरिया भी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से अफ्रीका जाने का फैसला कर लिया था। फिर दिखाते हैं जो अपना हीरो होता है वो एक एरोप्लेन में बैठा होता है। वो खिड़की पे बैठ के बाहर देखते हुए सोच रहा होता है मुझे यकीन है कि मेरे पास दोबारा कोरिया आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसकी मॉम भी खत्म हो गई, उसका भाई खो चुका है, तो वही इसीलिए बोल रहा है। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी स्टोरी लाइन बनने में टाइम लगता है, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है और अपना जो हीरो होता है वो अपने भाई का बॉक्स खोल रहा होता है। वो बॉक्स खोलता है तो उसमें देखता है कि एक फोटो रखी होती है और साथ ही साथ एक पॉकेट घड़ी रखी होती है, चेन वाली जैसे पहले चलती थी। और वो उसको देखते हुए कहता है जिस क्षण आपके भाई का पता चला वे इन वस्तुओं को बहुत संभाल के रखे हुए थे अपने पास में। फिर वो उस फोटो को उठाता है और देखते हुए सोचता है क्या वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जो ये फोटो खिंचवाई है ऐसे। फिर दूसरी चीज पॉकेट घड़ी होती है। फिर उसको देखता है अच्छा ये पॉकेट घड़ी। फिर इस पॉकेट घड़ी को अपने हाथ में उठा के सोचता है ये पॉकेट घड़ी मैंने अपने भाई को गिफ्ट करी थी जब वह अपने कॉलेज की स्टार्टिंग करने वाला था। मैंने उसे ये घड़ी एक ब्लेसिंग के तौर पे दिया था। और फिर वो उसको पलट के देख रहा होता है। वो पलट के देखता है तो उसमें लिखा होता है JWCAH। तभी सीन हमारा चेंज होता है और कोई कहता है अरे हाँ, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे सच में एक घड़ी की बहुत जरूरत है। फिर वो कहता है थैंक यू हायुंग, और दिखाते हैं कि ये इसका जुड़वा भाई होता है जो उसकी घड़ी को लेने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं सोफे पे और उसका भाई कहता है वैसे देखा जाए तो डिजिटल घड़ी से भी ज्यादा स्टाइलिश है ये। और अपना हीरो बोलता है फुहाद आपको क्या लगता है मेरी सोच के बारे में, क्या मैंने बढ़िया चीज खरीदी आपके लिए। और साथ ही साथ दोनों भाई बहुत खुश होते हैं वहाँ पे। फिर उसका भाई उस घड़ी को देखते हुए कहता है लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है JW ये तो मेरा नाम है, लेकिन ये CAH क्यों लिखा हुआ है इस पे। फिर उसका भाई सोचते हुए कहता है ऐसा हो सकता है, क्या ये आपका अंतिम नाम है। अच्छा। फिर कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, आपके नाम में तो CHA आता है लेकिन इसमें तो CAH लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। तभी मेन हीरो ये सुनने के बाद में कहता है धत तेरे की, ये क्या हो गया, दुकानदार ने गलत लिख दिया है, ये उसने क्यों कर दिया ऐसा। फिर कहता है ऐसा है भाई तुरंत चलो, हमें IGC को कंप्लेन करनी पड़ेगी कि घड़ी पे गलत लिखा हुआ है। उसका भाई कहता है अरे कोई बात नहीं भाई, किस लिए चले हम लोग, रहने दो, मैं वैसे भी इसे इधर उधर ही लेके जाऊंगा, तो इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है तुमको। और फिर सीन हमारा प्रेजेंट में आता है। जो अपना हीरो होता है वो उस घड़ी को देखते हुए सोचता है और अब मेरे भाई अगर कभी भी अपना नाम लिखने की जरूरत है भी तो मैं CAH के रूप में लिखना ज्यादा पसंद करूंगा इसे, कि इसके साथ आपकी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है। और तभी उस घड़ी में कुछ होता है, उसमें एक आवाज आती है। वो देखता है ये कैसी आवाज है। फिर उस घड़ी को खोल के देखता है और देखता है वो कि नहीं, पहले तो घड़ी टूटी नहीं थी, ये घड़ी कैसे टूट गई। मैं अपने भाई को ये जनरल जरूर एक दिन दूंगा। और फिर ये सोचने के बाद में गुस्साते हुए खड़ा हो जाता है और खड़े होके कहता है जब तक मैं इसे अपने भाई को नहीं देता हूँ तब तक शायद मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहूंगा। फिर उस घड़ी को देखते हुए कहता है नहीं, मुझे भ्रम नहीं हो सकता, मुझे जरूर कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे याद है इस घड़ी में कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, फिर ऐसा क्यों अजीब लग रहा है। फिर अपने भाई को याद करते हुए कहता है मुझे माफ करे मेरे भाई, मेरे कारण आपके लिए बहुत कठिन समय था, है ना मेरे भाई। मैं बस कुछ ऐसी दवाई लेना चाहता था जिससे माँ का इलाज हो जाए और माँ सही हो जाए। और तभी जो है ये कहने के बाद में उसकी आंखें एकदम ब्राइट होने लगती हैं, चमकने लगती हैं, जैसे एक मोती होता है वैसे एकदम। मैंने ये सोचा था कि मैं सच में बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मैं इस तरह से दूर जा रहा था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है और हीरो बताता है 9 अक्टूबर 2013 मुझे एक अजीब टेक्स्ट मैसेज मिला और उसमें लिखा हुआ था
पूछा, यदि आप ऑब्लिक्स के अंत तक पहुंचते हैं तो आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, तो क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, यस और नो। फिर उस मैसेज के बारे में बताता है। वो मैसेज इतना अजीब था कि उसे स्पैम लेबल नहीं दिया जा सकता था और उसमें यह कहा गया था कि मैं इसमें भाग लेना चाहूंगा या नहीं, और इसके अलावा उस मैसेज में कुछ भी नहीं था। फिर सीन हमारा चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे हीरो की मॉम होती हैं वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं और अपना हीरो जो होता है अपनी मॉम के बगल में खड़ा हुआ उनको देख रहा होता है। वैसे देखा जाए तो मैं आमतौर पर इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन अस्पताल के कमरे में अपनी माँ को इस तरह के हालात में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने बस इतना कहा कि मैं इसे इस सोच के साथ करूंगा कि यह सच में हो सकता है, और मैंने साथ ही साथ उस पार्टिसिपेट करने के लिए यस पे बटन दबा दिया। और फिर बताता है उस दिन से मुझे अजीब सपने आने लगे। फिर बताता है 12 अक्टूबर 2013, या मैं पक्का बोल सकता हूँ कि यह सपना नहीं है, मुझे पता है या मुझे देखने में बिल्कुल रियलिटी की तरह था। फिर कहता है मुझे यकीन है कि वहाँ पे, और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि मैंने वहाँ पे एल्फ एंड ड्वार्फ की स्पीशीज को देखा है। यह एक ऐसी दूसरी दुनिया थी जहाँ ऑर्क, ट्रोल और ड्रैगन स्पिरिट्स घूमते थे। फिर हीरो बताता है इन सब के केंद्र में सन गॉड की मीनार थी। अफवाहें यहाँ तक कहती थी यदि आप ऑब्लिस्क को पार कर जाते हैं तो आप खुद में एक भगवान की तरह बन जाएंगे। हालांकि मेरी रुचि सभी तरह के मेडिसिन में थी जो एक अमृत के रूप में टावर के अंदर रखी हुई थी। फिर बताता है 28 अक्टूबर 2013 मैंने अपने ही जैसे लोगों की एक टीम बनाई और टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि अगर इसकी तुलना अपनी सच्ची दुनिया से किया जाए तो इस जगह के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह बहुत खतरनाक जगह है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमारा हीरो वही ऑब्लिस्क की मीनार को सामने से खड़ा होकर देख रहा था और कहता है 9 नवंबर 2013 मैंने घर से भाग जाने का फैसला किया। मुझे शायद केवल आधे साल तक का संघर्ष करना पड़े, इसीलिए मैंने सच्ची दुनिया से अपना संबंध पूरी तरह तोड़ दिया। फिर वो अपनी मेमोरीज के बारे में बताना स्टार्ट करता है। दोस्तों जो डेट चल रही है मेमोरीज है बेसिकली उसकी। फिर बताता है 1 दिसंबर 2013 हमारी टीम का नाम आर्टिका पड़ गया। आर्टिका सभी पहलुओं से बहुत अच्छी टीम थी। फिर बताता है 7 सितंबर 2014 हमारी जीत की दर उम्मीद से भी बहुत धीमी है, इसलिए मुझे हो सकता है कि 1 साल के लिए और यहाँ रुकना पड़ेगा। नवंबर 11 2014 एक हाई रैंकिंग कबीले के साथ हमारी लड़ाई हुई, हमारे जीतने की दर में एक बाधा आ गई। फिर बताता है फरवरी 2015 हम एक अच्छा समझौता नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हम युद्ध करने जा रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि पीछे देख सकते हैं जो पिक्चर उड़ रही है वो बेसिकली उसकी मेमोरीज है। हमारे साथ अलायंस करने वाले एक विरोधी क्लैन को नष्ट कर दिया है। 4 मार्च 2016 अब मैं किसी से प्यार करता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों वो अपनी मेमोरी में नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था। फिर हमें दिखाते हैं वो बताता है 19 सितंबर 2016 हमें एक और युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा। फिर बताता है फरवरी 2 से लेके 7 युद्ध अभी तक जारी है, हर कोई बहुत ज्यादा थक चुका है यहाँ पे। और फिर उसके बाद बताता है 6 जून 2017 एक गद्दार हमारे बीच में निकला, कबीले के अंदर ही लड़ाई स्टार्ट हो गई, हर कोई एक दूसरे के ऊपर शक करने लगा। 1 जुलाई 2017 मेरा शरीर भारी होता जा रहा है, मैं एक एडिक्टर हो चुका हूँ। और दोस्तों इसी तरह डेट चल रही है। फिर मेन पे आते हैं। वो बताता है 28 फरवरी 2018 अब मेरे पास एलेक्जर है, लेकिन मैं इसे घर नहीं भेज पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दुश्मनों ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सच में मतलब बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई हुई है वहाँ पे। और फिर बताता है यह तब तक था जब मैं जानता था दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरी तरफ है, हालांकि मैं इन लोगों को नहीं दिखा सकता था कि मैं कमजोर हूँ। प्लीज गाइस थोड़ा सपोर्ट करिएगा, स्टोरी लाइन बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि मैं इन सभी चीजों को छोड़ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आप ये सब सुनेंगे तो आपको एलेक्जर मिलेगा और माँ के पास पहुंचाया जाएगा। और फिर सीन हमारा प्रेजेंट में आ जाता है और वो उस घड़ी की चाबी भर रहा होता है। वो उस घड़ी की चाबी घुमाते हुए कहता है मेरे भाई के लिए जो इस जनरल को लेगा, मैं ये आशा करता हूँ कि आप एक दिन ये सब मेरी चीजों को सुनेंगे। और दिखाते हैं कि ये सब चीजें करते करते वहाँ पे शाम होने लगती है। फिर सीन हमारा चेंज होता है और रात हो जाती है और हमारा हीरो वहीं बैठा होता है। तभी एकदम से कुछ होता है और अपने हीरो के आगे एक विंडो ओपन हो जाती है और उस विंडो में बोला जाता है उत्तराधिकार के लिए गेम शुरू हो रहा है। और ये चीज होने के बाद में एकदम से अपने हीरो के साथ कुछ होने लगता है, उसकी बॉडी में पूरा बिजली टाइप बनने लगती है और उसको सारी चीजें याद आने लगती हैं। और वो कहता है मेरे भाई तुम एक दिन जरूर ये सुनोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और उसके आंखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं और अगले ही पल वो एकदम से नीचे गिर जाता है धम्म से। और हमें दिखाते हैं कि एक तलवार दिखा जाती है जिसमें बहुत सारा ब्लड लगा होता है और फिर सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देता है आपका अवेकनिंग कंप्लीट होता है। फिर दूसरा विंडो खोलता है, सिस्टम बताती है और सिस्टम बताती है सक्सेशन की प्रक्रिया अधूरी है, कृपया अपने शरीर को प्योर किए जाने के लिए सक्सेशन को पूरा करें, करंट प्रोग्रेस 5%। फिर दूसरा विंडो खुलता है, आपकी वर्तमान स्थिति इनकम्प्लीट है, इसका सॉल्यूशन हो रहा है। और हीरो ये सब चीजों को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसके एकदम पसीने आ रहे होते बुरी तरीके से। गाइस अब स्टोरी बनना एकदम शुरू हो गई है और अपना हीरो वहीं बैठा हुआ विंडो देख रहा होता है कि क्या हो रहा है विंडो में। फिर विंडो बताती
बताती है आपकी शारीरिक क्षमता, आपके शरीर की क्षमता काफी हद तक बढ़ गई है, आपके नेचर को डिस्कवर करा जा रहा है, आपके स्किल को भी ऐड किया जा रहा है, तुम केवल अपने खिलाड़ी को ऑब्लिस्क पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब वहाँ पर अपने हीरो की विंडो दिखाते हैं जिसमें उसकी जानकारी दी जा रही होती है। चा हयुंग वू, स्ट्रेंथ एजिलिटी 15, स्टेमिना 12, MP 21, स्किल ड्रैगन वर्चुअल प्रोवस, हाइट एंड सेंस। फिर हीरो इन सब चीजों को देखने के बाद कहता है अब मुझे सही से पता है कि मेरे भाई को क्या हुआ था। मतलब समझ रहे हैं आप, जो इसका भाई गायब हुआ था बेसिकली इसी ऑब्लिस्क जो सिस्टम है इसी ने इसको गायब कर दिया था। अब ये उसमें जाएगा इसको ढूंढने के लिए अपने भाई। और जो इतनी ढेर सारी बातें चल रही थी इससे पहले वो सारी की सारी इसके भाई की जनरल थी। फिर हीरो कहता है मुझे अब पता चला कि क्यों किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और 5 साल में वह इस तरह से मेरे पास वापस क्यों आया। और जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अपना हीरो वो अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और वो उस विंडो को देखते हुए कहता है तो क्या इसी को स्टेट्स विंडो बोलते हैं। और स्टेट विंडो को देखते हुए कहता है यह सच में एक खेल जैसा लगता है। फिर वो उस विंडो को देखते हुए सोचता है मेरे अवेकनिंग को पूरा करने के बाद इसने कहा कि मेरा शरीर पावर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, लेकिन मेरी एबिलिटी में अब भी बहुत कमी है। और फिर वो अपने स्टेट्स को चेक करते हुए कहता है नेचर कोल्ड ब्लडेड। उसमें डिस्क्रिप्शन दी होती है आप हमेशा किसी भी स्थिति में एक अविश्वसनीय तर्क प्रदर्शित करेंगे, आप पूरी तरह से अम्यून है या ब्रेन वॉशिंग जैसे मन के नियंत्रण की रेखा के साथ किसी भी चीज के प्रति प्रतिरक्षित है। और दिखाते हैं कि उसके ब्रेन के बारे में वो ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और सिस्टम उसके बारे में बताता है कि तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल भी खराब नहीं है। फिर सिस्टम उसके दूसरे स्किल के बारे में बताता है ड्रैगन वर्चुअल प्रोवेस। और उस स्किल के बारे में सिस्टम बताता है ड्रैगन की आंखें या सत्य को भी भेज सकती हैं। आप पहले से किसी व्यक्ति या वस्तु की क्षमता के बारे में या उसके एक हिस्से के बारे में अंदाजा लगाने में सक्षम है। फिर वहाँ पे हमें दिखाते हैं कि एक ड्रैगन उसके बारे में बताया जाता है। जुंगबू ने कहा कि वह प्राचीन ड्रैगन नरक के अंदर में से मिले और 11वीं मंजिल पर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर उसकी तीसरी स्किल के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है हाइट एंड सेंस। और उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है कि आपकी 5 इंद्रियां अत्यधिक बढ़ गई हैं, मतलब जैसे कि देखना, सूंघना, सुनना, बोलना और महसूस करना। वो उसको देखने के बाद में कहता है मुझे विश्वास है कि मुझे बहुत ज्यादा हाइट एंड सेंस दिया गया था क्योंकि यह मेरे नेचर के साथ बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो बताता है लेकिन जिसने मेरा ध्यान खींचा वो आखिरी था क्योंकि वो था क्लियरवोयंस, या शायद इसीलिए ठीक है। और वो साथ ही साथ अपनी घड़ी को देख रहा होता है जो उसके भाई के सामान में से मिली थी, पॉकेट क्लॉक। फिर वो अपनी स्टैटिक विंडो को देखने के साथ में अपनी घड़ी को दबाते हुए कहता है तो ठीक है फिलहाल हम इसके साथ ही चलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और वो अपने भाई की फोटो को देख रहा होता है। फिर वो अपने भाई की फोटो को देखते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं एलेक्जेंडर को खोज लूं और चुपचाप गायब हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता था। फिर सीन चेंज होता है, वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और बाहर सड़क पर चलते हुए कहता है या देखो सार्जेंट चा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और हमको पता चलता है कि हीरो का कॉल आया हुआ होता है और वो कॉल पे बात करते हुए कहता है तुम अचानक से मेरे साथ डिनर करना चाहते हो, लेकिन क्यों, क्या बात है। फिर तभी कोई बोलता है क्या आपको कुछ हुआ है, क्या आपकी कोई शिकायत है जिससे आप बात करना चाहते हैं मेरे बारे में। फिर उतने में वहां से आवाज आती है कैन ठीक है अगर मैं यहाँ फिर से मुड़ता हूँ तो कैसे। और उतने में हीरो आई एम सॉरी बोलकर वो फोन को कट कर देता है क्योंकि वो बेफालतू का खून पी रहा था यार। ऐसे हीरो परेशान है अपने भाई के लिए, उसकी सच्चाई पता चल गई है। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है उसके साथ क्या मैंने अपने सभी मामलों को सुलझा लिया है। और दिखाते हैं कि हीरो बहुत तेजी से चल के जा रहा होता है। फिर हीरो बताता है मैंने अपना घर सेल के लिए रख दिया और मैंने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ अपना बैकपैक भी जला दिया। ऐसा कि हम देख सकते हैं कि सामने बिल्डिंग जहाँ उसका घर था वहाँ ऊपर दिख रहा है। और हाँ दोस्तों व्यू बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज इसके लिए कुछ करिए, आप लोग सपोर्ट करिए गाइस मेरा। फिर वो बताता है मैंने एक नया बैग खरीदा और उसमें कपड़ों की कई चीजें और कुछ राशन रखा अपने खाने के लिए। फिर बताता है मैंने कुछ चाकू लिए जो मैं यूज करता था अपने मिलिट्री में और मेरे कुछ मिलिट्री के सामान और मैंने साथ में मेडिकिट भी रखी अपने लिए। और फिर सीन चेंज होता है और वो जाते हुए बताता है मैं काले बाजार से एक बंदूक और बम बारूद भी खरीदना चाहता था, लेकिन इसमें एक परेशानी थी कि मैं अपने साथ इतनी ढेर सारी गन्स की मैगजीन्स को नहीं ले जा सकता था। और सीधे अपनी टोपी को सही करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि हीरो एक पार्क के साइड आ रहा होता है चल के और कहता है क्या पहला राउंड लगभग 1 वीक से चल रहा है, और पार्क में आगे की ओर आ रहा होता है दोस्तों। और हाँ गाइस जो लोग इस स्टोरी को नहीं जानते हैं थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि पहला एपिसोड आप लोगों ने इतना लाइक किया। फिर वो आगे बढ़ते हुए बताता है देर से शुरू करने वाले खिलाड़ियों को इसलिए लाभ दिया जाता है क्योंकि वह बहुत देर से शुरुआत करती या करता है। फिर बताता है सामने वाले अपोनेंट को पार करने के जितना करीब आते हैं उतना ही अधिक अंक जमा कर सकते हैं और एक छिपा हुआ पीस भी है जिसका न्यू कमर्स लाभ उठा सकते हैं। फिर गाइस
सीन चेंज होता है और वो अपनी पॉकेट घड़ी को निकाल के देख रहा होता है और उसकी चाबी घुमाते हुए कहता है और वो चीज अभी हमें दिखाई देनी चाहिए। और अगले सीन में एकदम से वहाँ पे कुछ होने लगता है, एकदम से वहाँ पे हवा में ब्लैक कलर का डार्कनेस इकट्ठा होने लगता है और दिखाते हैं कि उस डार्कनेस के सामने अपना हीरो खड़ा हुआ होता है और वो डार्कनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, इतनी ज्यादा बवंडर के तरीके बढ़ने लगती है कि वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर सीन चेंज होता है और वो डार्कनेस हटने के बाद में वहाँ एक ब्लैक कलर का गेट अपीयर हो जाता है। फिर अगले ही सीन में वो गेट धीरे से खुलता है और हीरो कहता है मैं उन लोगों को बताने जा रहा हूँ जो दूसरी तरफ है, क्योंकि वो किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और दूसरी साइड गेट खुल रहा होता है और अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है और आज के बाद मतलब दोस्तों ये जो हीरो है वो यहाँ पे मजे के लिए नहीं आया है, यहाँ पे बदला लेने के लिए आया है। ये सब खेल झामड़ा सब कुछ बंद कर देगा ये। और फिर दिखाते हैं गेट के खुलने के बाद में वहाँ पे एक शख्स आ जाता है, क्योंकि रोशनी के कारण बस उसकी परछाई दिख रही होती है। उसके आने के बाद हीरो कहता है मैं चा जुंग वू हूँ। फिर तभी उसका स्टैटिक विंडो ओपन होता है और तभी उसका सिस्टम उसको बताता है आपने उस मंजिल में प्रवेश कर लिया है जहाँ पर ट्यूटोरियल शुरू होता है। बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आ रही है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि वहाँ पे हीरो आंख बंद करके आगे आता है और फिर अंदर आने के बाद आंख खोलता है और वो आने के बाद बोलता है मैं आखिरकार अंदर आ गया हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन। वहाँ पे खूब ढेर सारी लाइटें जल रही होती हैं और बेसिकली एक टनल टाइप का लग रहा है मेरे को तो। और उस जगह को देखने के बाद में अपना हीरो बोलता है यह प्लेस ठीक वैसा ही है जैसा मैंने जनरल में देखा था। और फिर वो अपने भाई की जनरल की याद करते हुए कहता है टावर खिलाड़ियों के लिए एक प्रवेश करने की परीक्षा थी जिसने उन्हें भगवान बनाने का मौका दिया। और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ लोग दिखाए जाते हैं लड़ रहे होते हैं या जिनके पास पावर होती है। फिर हीरो बताता है जो उसके भाई ने जनरल में लिखा था टावर पर चढ़ने के लिए किसी को यह साबित करना होगा कि वह ऐसा करने के लिए योग्य है। वो स्थान जो टेस्ट करता है कि कोई इस लायक है या नहीं, वह गेम का ट्यूटोरियल है। और फिर सीन चेंज होता है, वो आगे बढ़ते हुए और चीजें सोचता है और कहता है बस मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहाँ आऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो अपने बैग के अंदर में से कुछ निकाल रहा होता है और साथ ही साथ कहता है टावर में प्रवेश करने के लिए मुझे सबसे पहले हाई स्कोर प्राप्त करना होगा और ट्यूटोरियल को साफ करना होगा। मुझे एक बहुत बड़ा हाई स्कोर बनाना होगा, मैं फर्स्ट प्लेस से कम कुछ नहीं हासिल कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि हमारे जो हीरो है उसने एक मास्क निकाल लिया होता है व्हाइट कलर का और वो उस मास्क को लगाते हुए कहता है और वे सारे छुपे हुए पीसेस जो वहाँ भी हैं मुझे जितना संभव हो उतना इकट्ठा करने के लिए और अपने खराब स्टेट्स को अपग्रेड करना है। इससे पहले कि मैं टावर पर चढ़ना शुरू करूं मुझे अपनी एक प्लेट को जितना संभव हो सके बनाने की जरूरत है। आइए अभी के लिए उस पर ध्यान देते हैं। और अगले सीन में अपना हीरो मास्क लगाने के बाद में आगे बढ़ रहा होता है उस जगह को देखते हुए, जैसे कि ऊपर बहुत लाइट जल रही होती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है उतने में कोई आवाज देके उससे कहता है ओए होए क्या बात, इस तरह इस समय पर एक मेहमान, क्या बात है। और फिर कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा और तुम बस चले जाओगे। उसकी ये आवाज सुनने के बाद में हीरो एकदम शॉक्ड हो जाता है, अरे ये कौन है, और तुरंत पीछे पलटकर अटैकिंग पोज में आ जाता है अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं कि अपने हीरो के हाथ में दो नाइफ बड़े बड़े होते हैं जिनका वो यूज करने वाला है इस गेम में। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिसने उसको आवाज दी थी वो एक बहुत बढ़िया सूट बूट वाला एक गॉब्लिन होता है, वेल क्वालिफाइड। क्या बात, ऐसे गॉब्लिन बहुत सालों में एक बार देखे मैंने, इतनी कॉमिक्स देख डाली लेकिन इतना पढ़ा लिखा गॉब्लिन मैंने आज तक ना देखा भाई। फिर वो गॉब्लिन बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इस फ्लोर का मैनेजर हूँ जो एक गाइड भी है, मेरा नाम है इबेउ लेक्रा। वैसे दोस्तों गॉब्लिन अच्छा है इसका नाम, मेरे को लगा इतना लंबा नाम नहीं ले पाऊंगा भाइयों। फिर वो कहता है ऐसे मिलना शायद किस्मत की बात, तो क्या कम से कम आप मेरे लिए ताली भी नहीं बजा सकते हैं। हीरो उसकी ये सब बातें सुनकर और उसको देखकर एकदम दंग हो जाता है, अरे ये क्या यार, एक हरा मानव। और तभी गॉब्लिन उससे बोलता है क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। फिर उसकी ये सब बातें सुनने के बाद में हीरो कहता है मैनेजर की सलाह कुछ ऐसी हो सकती है जिसे कोई आसानी से टाल सकता है, लेकिन इसे ध्यान में रखना अच्छा है। फिर गॉब्लिन, फिर सीन चेंज होता है और हीरो अपनी नाइफ को नीचे कर देता है और गॉब्लिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप कुछ हद तक जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैंने बस सोचा था कि आप सच में शर्मीले व्यक्ति हैं क्योंकि आपने मास्क लगा रखा है। अब इनको क्या पता ये इनकी काटने आए यहाँ पे, इसीलिए वो मास्क लगा के आया है। फिर गॉब्लिन कहता है आप कुछ हद तक मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं, इसलिए आपसे बात करना आसान होना चाहिए। फिर गॉब्लिन उसको इस फ्लोर के बारे में बताते हुए कहता है यह ट्यूटोरियल 7 ब्लॉक्स में अलग अलग बटा हुआ है जो ए से लेके जी तक जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं सामने। फिर बताता है प्रत्येक सेक्शन का अपना खुद का बनाया हुआ वातावरण है जो कि अलग अलग तरह के ट्रायल के साथ है जिन्हें पूरा किया
जाना चाहिए। और फिर पिक्चर में जैसे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग ए से होती है और आपको जी तक जाना है। फिर गॉब्लिन बताता है आपको जितना समय दिया जाएगा उसके दौरान आपका स्कोर इसी बेस पर निर्धारित किया जाएगा कि आप ट्रायल को कैसे पूरा करते हैं। सभी स्कोर एक साथ जमा किए जाएंगे और आपका आखिरी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और गॉब्लिन बताता है उसको कि जितने ज्यादा आपके स्कोर होंगे आपको रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि स्कोर हाई तो रिवॉर्ड भी हाई, जाहिर सी बात है भाई। फिर गॉब्लिन बताता है स्कोर जितना अधिक होगा आपके फ्यूचर में उतने अच्छे ही रिवॉर्ड आप पा सकेंगे। मुझे यकीन है कि मैंने आपको इस हिस्से के बारे में पूरी तरह से समझा दिया है। फिर सीन बदलता है और फिर अपना हीरो बोलता है मेरे पास कितना समय है। फिर गॉब्लिन उसको बताता है आपके पास 30 दिन का या बोले तो 1 महीने का समय होगा। आप हर एक ब्लॉक के लिए उन दोनों को कैसे बांटते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मैनेजर बोले तो गॉब्लिन अपने हाथ हिला हिला के बिल्कुल वही कैसी हो ठीक हो वैसे ही एकदम बात कर रहा था और कहता है हम वैसे तो देखा जाए तो प्रेजेंट से लगभग 1 सप्ताह आगे चल रहे हैं इस राउंड के लिए। आप क्या इस राउंड में एंटर करना चाहेंगे या आप अगले राउंड पर शुरू करना चाहेंगे। फिर गॉब्लिन उसको बताता है टॉप ग्रुप जितना संभव हो उतना आगे है तो उस बिंदु तक जहाँ एक न्यू कमर्स के लिए उन्हें कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बोले तो असंभव। फिर गॉब्लिन बोलता है मुझे वैसे इसकी उम्मीद थी कि तुम लेट हो। फिर बताता है साथ ही जब आप किसी ब्लॉक को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं तो यह आपको बताया जाता है कि आप लगभग 3 से 5 लोगों की एक टीम बना लो। और सीन चेंज होता है क्या खतरनाक आइस है भाई, एक नंबर। फिर गॉब्लिन से अपना हीरो बोलता है इसका मतलब यह है कि यदि आप इसे अकेले करना चाहते हैं तो आप एक हाई स्कोर प्राप्त करेंगे। मैंने सही कहा ना। फिर सीन चेंज होता है। हीरो की ये बात सुनने के बाद में गॉब्लिन एकदम हंसने लगता है। फिर कहता है टावर खिलाड़ी की काम की फाउंडेशन को बढ़ाता है। जैसे जैसे आपका योगदान बढ़ता है और आपका काम अधिक उल्लेखनीय हो जाता है, जिस तरह से आपके स्कोर की गणना की जाती है उसे अलग अलग एडजस्ट किया जाएगा। इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और दोस्तों अब यहाँ से स्टोरी बनने वाली है, मस्त मजा आएगी आगे देखने में, चना करना। आमतौर पर ऐसे खिलाड़ी 1 या 2 ही होते हैं। वे या तो केवल अपने स्किल पर विश्वास करते हैं और या तो कुछ बहुत बड़ा या पावरफुल करने के उससे मर जाते हैं। उसकी ये बात सुनते हुए अपना हीरो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है अच्छा ऐसा है क्या, ये बात है, ठीक है मैं समझ गया। अब तो ये मेरे देखने लायक दृश्य हो जाता है कि मैं मरता हूँ कि जिंदा रहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और गॉब्लिन एक चुटकी बजाता है। फिर गॉब्लिन बोलता है अगर आपका यही मतलब है तो मैं तुरंत ट्रायल शुरू करूंगा। और हीरो की विंडो ओपन हो जाती है और विंडो बताती है 0 फ्लोर के लिए आपका ट्रायल शुरू किया जाता है। फिर दूसरा विंडो खुलता है, ट्रायल न्यू कमर्स जो टावर पर चढ़ने के लिए भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। फिर सिस्टम बताती है आपको ये साबित करना होगा कि ऐसा करने के लिए आपके पास क्या है। फिर विंडो चेंज होता है, सिस्टम बताती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि गॉब्लिन वहां से उसको गुड विशेस दे के उसको ग्रीटिंग करके जा रहा होता है। फिर सिस्टम कहती है टर्म्स एंड अचीवमेंट्स, आपको जितना समय मिला है उसके अंदर ही हाई स्कोर बनाना होगा। और तभी दिखाते हैं कि हीरो का गेम स्टार्ट होने वाला होता है। वहां पे एक लाइन होती है दोस्तों, लाइट बोले तो, और वो उसके ऊपर पैर रखने वाला होता है और हीरो जैसे ही उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ता है तभी उसको सिस्टम बताती है अब आप ब्लॉक ए में प्रवेश कर चुके हैं। इस ब्लॉक के सभी जालों को आप खराब कर दीजिए या नष्ट कर दीजिए। और दोस्तों जैसे ये ए ब्लॉक में एंटर करता है उतने में वहां से कोई चीज उड़ती हुई आती है और सीधे इसके कंधे से लगते हुए निकल जाती है। ये चीजें देखता है एकदम से, है ये क्या लगा। फिर सीन चेंज होता है और ये देखता है कि वहां से बहुत ढेर सारे तीर आ रहे होते हैं उड़ते हुए और तभी उससे बचने के लिए वो अपना बैग आगे कर देता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि उसके बैग पे सारे तीर लगते हैं बुम, और उसके इम्पैक्ट से वो थोड़ा पीछे की ओर आ जाता है और हीरो देखता है कि वो तीर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसके बैग के आर पार हो जाते हैं और वो कहता है अरे ये तो लोहे के तीर हैं। और थोड़ा सा वो घबरा भी जाता है, यार मैं इससे कैसे बचूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अपना हीरो एक दीवार के पास आके चिपक के खड़ा हुआ होता है। मुझे दीवार से ज्यादा चिपक के रहना है और जितना हो सके अपने शरीर को कम एक्सपोज करना है। और अगले ही सीन में जैसे ये सोच रहा होता है कि मुझे दीवार के सहारे रहना और एक्सपोज कम करना है, उतने में ही एक और तीर निकल के आ रहा होता है इसके पैर पे लगने के लिए। वो एकदम से देखता है अरे ये क्या, अब ये तीर कहाँ से आ गया यार, ये सालों ने कहाँ तीर छुपा के रखे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं जुंगवू। हाँ दोस्तों अपने हीरो का नाम जुंगवू है। तीर के अटैक लगने के बाद में वो दीवार से एकदम क्लोज होकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होती है और जुंगवू को बताती है आपके बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण एक्सट्रीम पेन ने आपकी बॉडी पर काबू पा लिया है, जिस कारण से आप ज्यादा हिलडुल नहीं सकते हैं। फिर बताती है आपका कोल्ड ब्लड नेचर आपको शांत रखेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं जुंगवू बहुत ज्यादा दर्द के मारे कांप रहा होता है। फिर सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है अब आप बहुत देर तक स्टन नहीं रहेंगे, अब आपकी बॉडी में इस दर्द के प्रति सहने की पावर आ गई है। तभी जुंगवू इस चीज को फील करते हुए कहता है मुझे पता था कि यह खतरनाक था
लेकिन मुझे इस हद तक इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना पेन होगा। ये दर्द इतना ज्यादा है कि यह मुझे पागल करने वाला है। अगर शुरुआत में ही चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हैं और इस तरह से शुरू हुई हैं, और साथ ही साथ ये बोलने के बाद में वो अपनी लोहे की तीरों को बाहर की ओर खींच रहा होता है, बोले तो निकाल रहा होता है बॉडी से। फिर सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि जुंगवू एकदम से तीर को बाहर खींचता है और चिल्लाता है आ, और फिर बाद में उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए वो अपने फर्स्ट एड में से एक रुई को निकालता है जिसे कि वो आग लगा रहा होता है। और साथ ही साथ जैसा कि देख सकते हैं उसको इतना पेन हो रहा होता है कि हाथ भी कांप रहा होता है उसका, और जहां जहां तीर लगी होती है वो सारी जगहों पे वो उसको जला रहा होता है। फिर सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताती है अब आप जल चुके हैं और अब आप स्टन हो गए। फिर सिस्टम बताती है आपका कोल्ड ब्लड नेचर आपको शांत रखेगा। सच में दोस्तों सिस्टम चूतिया हो चुकी है, बस शांत रखने की बात कर रही है। और फिर सीन बदल जाता है और दिखाते हैं कि जुंगवू उन सब तीरों को निकालने के बाद में चलता हुआ अपनी चाकू लिए आगे बढ़ रहा होता है। और फिर जुंगवू उस टाइम को फील करते हुए सोचता है कि जब मेरे ऊपर तीर छोड़े गए थे वो टाइम था जब तीर ने मेरे हाथों को छेदते हुए निकल गई थी, और वहां भी एक बहुत ही बेहोश करने वाला संकेत भी था। जब वो उस तीर को आते हुए अपनी तरफ देख के एकदम घबरा जाता है। फिर वो कहता है मुझे सही समय खोजने की जरूरत है, वो तीरों का टाइमिंग क्या है, किस फॉर्मेशन से वो अटैक करती है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैं ऐसे ही अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता उन सारी की सारी तीरों को कि अटैक कहां से आने वाला है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा अंधेरा है। फिर वो कहता है जब कॉन्गविल मुड़ता है तो मुझे सुनने की जरूरत है कि वो किस टाइम पे अटैक करने वाला है। फिर हमें दिखाते हैं कॉन्गविल को, बोले तो गियर टाइप होता है दोस्तों ये, और उसके बारे में बताता है वो या तीर के स्थान और कब अटैक करने वाला है ये पता लगाने के लिए सही समय होगा। फिर वो बताता है वो जो टाइम है उसका एक छोटा सा पार्ट के दौरान मुझे उस कॉन्गविल की साउंड को सुनने की जरूरत है जो मुझे बताएगी कहां से अटैक होने वाला है। और फिर अगले सीन में दोस्तों वो अपना सेकंड स्किल एक्टिव करता है, हाइटेंड सेंस, जिसमें कि उसकी पांचों इंद्रियां दोस्तों बहुत तेज हो जाती थी, और वो आंख बंद करने के बाद में अपने सारे के सारे सेंस पे ध्यान लगा रहा होता है, बोले तो सुनना, देखना, सूंघना, महसूस करना सारे। तभी सिस्टम विंडो ओपन होता है, और दोस्तों सिस्टम विंडो बहुत मदद करता है इसकी, बस बातें कर करके। और फिर सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और सिस्टम उसको बताती है आपके महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर दूसरा विंडो ओपन होता है और उसको बताया जाता है आपकी हाइटेंड सेंस स्किल 0.5% के हिसाब से बढ़ चुकी है। और उसकी हाइटेंड सेंस बढ़ने के बाद में जैसे ही वो कॉन्गविल घूमना स्टार्ट होता है उसको वो कॉन्गविल की आवाज को सुनने में बहुत हेल्प मिल होने लगती है, और दिखाते हैं कि वो सारी की सारी कॉन्गविल्स की पोजीशन का पता लगाना शुरू कर देता है और अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठा के कहता है हाँ मुझे पता चल गया, मुझे मिल गया वो कॉन्गविल कहाँ पे है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो मिशन है यहाँ पे बेसिकली जो ट्रैप्स है इनको खराब कर देना या नष्ट कर देना है। और तभी सीन चेंज होता है और जुंगवू ऊपर की तरफ देखते हुए पता लगाता है किस जगह पे है वो कॉन्गविल, और तभी एकदम से एक प्लेस को वो टारगेट करता है और अपनी चाकू उसके बीच में जो दरार होती है दोस्तों वहां पे एकदम से फेंक देता है, और दिखाते हैं कि वो चाकू उस जगह जाके एकदम से धंस जाती है। और तभी जुंगवू ऊपर देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है मैं इसे अब ढूंढ सकता हूँ। और दोस्तों उसे अब पता चल गया है कि ट्रैप्स को कैसे ढूंढना है, उसने अपनी स्किल भी एक्टिव कर ली है। तो अगले सीन में दिखाते हैं लोहे की तीरें खूब ढेर सारी फायर हो रही होती हैं और अपना जुंगवू उस जगह पे सारी तीरों को डॉर्च करते हुए कभी चाकू से तो कभी झुक के आगे की ओर भाग के आ रहा होता है। और तभी आगे बढ़ते हुए वो सोचता है मैं तीरों से कैसे निपटता हूँ, इस पर निर्भर करते हुए मेरी कौन सी स्टेट इस समय इंक्रीज हुई है, किसमें कितना अंतर है मेरे को देखना है। फिर वो भागते हुए सोचता है अगर मैं इन नीले तीरों को डॉर्च करता हूँ तो मेरी एजिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और तभी दिखाते कि एक नीला तीर उसके बगल से निकल के जाता है और उसका सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसको बताया जाता है आपकी एजिलिटी में 1 पॉइंट बढ़ गया है। और तभी वो बताता है अगर मैं लाल तीर को डॉर्च करता हूँ तो मेरी ताकत बढ़ेगी। और तभी दोस्तों अगले पल दिखाते हैं कि एक लाल एरो उसकी तरफ उड़ते हुए एकदम से आता है जिसको वो अपनी नाइफ से ब्लॉक कर देता है। और तभी सिस्टम ओपन होता है और उसको बताया जाता है आपकी पावर में 1 पॉइंट बढ़ गया है। तभी सीन चेंज हो जाता है और दिखाते हैं कि एक येलो कलर का तीर उड़ता हुआ उसके हाथ पे आके लगता है। तभी जुंगवू बोलता है पीले तीर से हिट होने से मेरी सहन शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों जैसे वो पीले तीर उसके ऊपर हिट होता है उसके सिस्टम विंडो खोलता है और उसको बताया जाता है कि आपकी स्टेमिना में 1 पॉइंट ऐड हो गया है। और जुंगवू उस तीर को अपने हाथों से निकाल के फेंक देता है। फिर वो बताता है मैं जितना अधिक इन सब चीजों को करता हूँ मैं इस जॉब को करते हुए उतना अधिक प्राप्त कर सकता हूँ। और तभी उसका विंडो प्रोफाइल अपडेट दिखाया जाता है जिसमें कि उसका नेचर कोल्ड ब्लडेड, स्ट्रेंथ 19, एजिलिटी 19, स्टेमिना 14 और MP 21 हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों उसकी हाइटेंड सेंस जो होती है 4.3% के हिसाब से बढ़ चुकी होती है। तभी इस विंडो को वो देखने के बाद कहता है ऐसी जगह और कहां पर है। और दोस्तों इसको देखने के बाद में सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि हमारे जो जुंगवू है उसका बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है जिस कारण से कि उसके मास्क के नीचे से ब्लड निकल के गिर रहा होता है। फिर जुंगवू अपने मुंह का खून
खून पोंछते हुए कहता है, एक बात जो मुझे खटक रही है वह यह है, मुझे अपने एमपी स्टेट को बढ़ाने की कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी अगर मैं इसका लाभ उठा सकता हूँ और अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स को लगातार बढ़ा सकता हूँ। और तभी दोस्तों दिखाते हैं एक विंडो जिसमें कि जुंगू दिख रहा होता है अपने मुंह का खून पोंछते हुए, और तभी कोई कहता है, ओए होए 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 क्या बात। और अगली सीन में दिखाते हैं वो जो विंडो में जुंगू दिखता है, वो जो अपना पढ़ा लिखा बिल्कुल समझदार गॉब्लिन होता है वो देख रहा होता है बैठा हुआ, बोले तो इस फ्लोर का मैनेजर। और वो जुंगू को देखते हुए कहता है, इस लड़के को मैं जितना अधिक देखता जा रहा हूँ मुझे वह उतना ज्यादा ही दिलचस्प लग रहा है। मुझे लगता है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी तरह का पहला है, बोले तो एकदम एंटीक पीस। फिर वो गॉब्लिन बोलता है, आश्चर्यजनक रूप से मेरी आंखें ब्लॉक ए के उस व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षित हो रही हैं जिसके हाथ ब्लॉक ई के लोगों की तुलना में भरे हुए हैं। ये लड़का तो बड़ा मस्त लग रहा है मेरे को, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और तभी सीन बदलता है और वो उसको देखते हुए हंसते हुए कहता है यह आदमी बोले तो बिल्कुल सच्चा मर्द है, एक नंबर कठोर लौंडा है। फिर उसके बाद में उसको देखते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ तक कि उसकी योग्यता की बात करूँ तो उसे कई अन्य खतरों का सामना करना पड़ेगा भी, लेकिन अगर वह इतना समझदार हो सकता है और बाकी को पार कर सकता है तो ये तो देखने में बड़ा मजा आ जाएगा। फिर बाद में दोस्तों सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि गॉब्लिन अपने चश्मे को सही करते हुए उसको देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इस ट्यूटोरियल के दौरान बहुत सारे मजेदार तमाशे सामने आएंगे जिन्हें देखने में मजा आ जाएगा। और दोस्तों दूसरी तरफ वो और लोगों की भी जो विंडो होती है वो उन सबको देख रहा होता है और उनको देखते हुए कहता है, ओए 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 क्या बात, इनको भी देखने में मजा आ रहा है, कुछ कैरेक्टर हैं बढ़िया इनके अलावा भी। फिर दोस्तों हमारा सीन दोबारा जुंगू के ऊपर आ जाता है। वो कुछ समय बाद बोलता है, अब मैं अपनी आखिरी पॉइंट तक पहुंच गया हूँ। फिर ये बात बोलने के बाद में उसका विंडो स्टेटस खुल जाता है सामने और वो देखता है, और हाँ दोस्तों जुंगू नहीं युनवू है, सॉरी चा युनवू इसका नाम है। फिर से उसके पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, नेचर कोल्ड ब्लेडेड, स्ट्रेंथ 29, एजिलिटी 33, स्टेमिना 30, एमपी 21। और दोस्तों इसका हाइट एंड सेंस जो होता है 8.3% हो जाता है। फिर वो एक गेट पे आके पहुंच जाता है और अपनी विंडो को देखते हुए कहता है, मेरे एमपी के पॉइंट को छोड़कर सारे के सारे पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं लेकिन एमपी अभी तक नहीं बढ़ा है। फिर वो कहता है, एक दिन में इतना ऊपर जाना काफी अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे को। और साथ ही साथ दोस्तों वो अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल वही स्टेटस होता है, और गेट के सामने खड़ा हुआ होता है। और तभी वो अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है, और यह सिर्फ इतना ही नहीं है। फिर वो अगले सीन में अपनी बॉडी को फील करते हुए कहता है, मेरी फिजिकल पावर और मेरी मोबिलिटी और मेरी एंड्योरेंस और मेरी डिस्ट्रक्टिव पावर, ये चारों की चारों बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अब। और तभी दोस्तों ये बात बोलने के बाद में वो उस गेट को खोलता है आगे जाने के लिए। वो जैसे ही उस गेट में एंटर करता है तभी एकदम से कुछ स्पिरिचुअल पावर उसके पास आती हैं और उसकी सिस्टम विंडो बताती है उसको, आपकी चोटों का हील होना शुरू हो गया है। उसको सुनने के बाद में मतलब वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्या ये क्या हो रहा है। और फिर बाद में दिखाते हैं कि वो स्पिरिचुअल पावर को फील करने के बाद में बहुत ज्यादा ही मतलब दंग हो जाता है, अरे ये कैसी पावर मुझे मिल रही है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद में कहता हुआ आगे जा रहा होता है, मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स के लिए रेस्ट करने की जगह है। फिर बाद में और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं आखिरकार अपनी पूरी पावर में आ सकता हूँ, मतलब बोले तो गाइस ये अब पूरी तरह हील हो चुका है। और तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि वो मतलब इतने दिन के टास्क में इतना थक जाता है, डायरेक्टली मतलब वर्क करते करते लड़ाई करते करते उसकी एकदम झपकी, मतलब उसको एकदम से झपकी लगने लगती है। तभी वो एकदम झपकी में जाते हुए कहता है, क्या मैं। फिर एकदम से सीन बदलता है, वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा होता है और वो कहता है, सो गया था मैं। और तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ होता है जिसको वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए देख रहा होता है कि ये कौन है। फिर वो एकदम से उसके सामने आके बोलता है, पिकबू। इसकी इस तरह की हरकत से अपना युनवू घबरा जाता है और एकदम से अटैक पोज में आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब कितना ज्यादा एकदम से अटैक करने के लिए खड़ा बैठ गया कि उसने हरकत ही ऐसी करी थी। ऐसा कहाँ होता है भाई गेम में, पिकबू ये कोई मजाक चल रहा है क्या। और तभी अगले सिनेमा में दिखाते हैं युनवू उससे कहता है, तुम कौन हो, मुझे यकीन है कि मेरी हाइट एंड सेंस अभी भी एक्टिव है। तभी दूसरा आदमी हंस रहा होता है मैंने तुम्हें डरा दिया। और अपना युनवू एकदम से कहता है, मुझे कैसे नहीं पता चला अपना हाइट एंड सेंस होने के बाद में उसके बारे में। और तभी वो कुछ याद करने लगता है और याद करते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, शायद ये एक मिस्ट्री मर्चेंट हो सकता है ये। तभी वो सामने वाला आदमी उससे कहता है, ये तो एक राहत की बात है कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सबसे प्यारे सेलिब्रिटी, मेरा मतलब एक ग्राहक है आप मेरे लिए। फिर वो उससे कहता है, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दे, मेरा नाम ए है, वह व्यापारी जो गुजरता है यहाँ से। और अपना युनवू
युनवू उसकी ये बातें सुन रहा होता है। तभी ये बात सुनने के बाद में वो मर्चेंट हंसते हुए कहता है, ओह हो क्या बात, और फिर चुटकी बजाता है। और दोस्तों वो जैसे चुटकी बजाता है उसके आगे एक विंडो ओपन होके आ जाती है और वो उस विंडो को देखते हुए कहता है, नॉर्मल फूड, औषधि, स्किल की बुक और यहाँ तक कि सभी प्रकार की आर्टिफैक्ट से शुरू एक व्यापारी जो दुनिया में सब कुछ बेचता है। फिर बाद में वो व्यापारी बोलता है, इतना दूर आने के बाद क्या आपके मन में सच में कुछ ऐसा आया था सर? फिर वो कहता है, मैं एक व्यापारी हूँ, वह सब कुछ बेचता हूँ इस दुनिया में जो मौजूद है। अगर आप किसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। और उसके सामने विंडो में इंडेक्स खुल जाता है कि इसके पास क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। और तभी युनवू वो सारी चीजों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है कि उसके पास क्या है और कहता मुझे इसमें से क्या लेना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे देखने दो प्लीज। और वो ऊपर नीचे करके विंडो देख रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि उसकी विंडो में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि दोस्तों उसके विंडो में मेडूसा का वेनम रखा होता है, गोल्डन गोट का हॉर्न रखा होता है, टैमिट्स की खोई हुई आंख। और तभी सिस्टम उसको बताता है, इनमें से हर एक चीज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ आर्टिफैक्ट्स हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कोई ट्यूटोरियल खिलाड़ी इस तरह के वस्तुओं को प्राप्त कर सके। फिर बाद में अगले सीन में दिखाते हैं कि अपना हीरो सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हुए सोच रहा होता है और कहता है, मैं इस टाइम पे उस स्टेज में नहीं हूँ जहाँ मैं आर्टिफैक्ट्स या स्किल पर भरोसा कर सकूं। फिर कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी बॉडी के फिजिकल ट्रेनिंग पर ही ध्यान दे सकता हूँ। और तभी सीन बदलता है, वो सिस्टम में देख रहा होता है, उसे एक चीज समझ में आ जाती है। वो कहता है, हाँ मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, यही है वो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो चीज उसको पसंद आई होती है वो होती है रीसेट टिकट। और दोस्तों इस रीसेट टिकट के बारे में बताया जाता है, आप एक निश्चित डिजायर पॉइंट पर वापस जा सकते हैं। उस रीसेट टिकट को देखने के बाद में अपना हीरो उस सामने वाले व्यापारी से कहता है, मैं इस वस्तु को लेने के लिए आपको क्या भुगतान करूंगा? तो वो व्यापारी उसको बोलता है, इस चीज को आप अपने पॉइंट के साथ ले सकते हैं, मतलब बोले तो एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर वो युनवू से कहता है, आपको बस सही राशि का भुगतान करने की जरूरत है। फिर तभी वो बताता है, हम एक मर्चेंट व्यापारी हैं जो केवल उचित मूल्य पर चीजों को प्रदान करते हैं। और तभी युनवू दूसरी चीजों को देखते हुए कहता है, मिनरल वाटर से आपकी 2 स्ट्रेंथ बढ़ेंगी, मतलब दोस्तों पॉइंट ऐड होंगे इसकी स्ट्रेंथ में। फिर वो इन सब चीजों को देखते हुए कहता है, ये हाईवे रॉबरी अपने सबसे अच्छे रूप में है मतलब खुले आम साले लूटा लूट मचाए पड़े इन लोग तो। फिर युनवू उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। फिर व्यापारी उससे कहता है, हाँ बताइए आप क्या खरीदेंगे, मैं आपको देने में बहुत खुश हूँ, ले लीजिए मेरी सामान को फिर इस बात के बोलने के बाद में सीन चेंज होता है, मतलब उनकी मौज मस्ती खत्म। फिर व्यापारी बोलता है, भुगतान के रूप में ब्लॉक ए में जमा किए गए सभी पॉइंट की पेशकश करके आप ये सामान ले सकते हैं। फिर अगले सीन में जुंगवू उसकी बात सुन के कहता है, मैं एक टिकट खरीदना चाहता हूँ जो ब्लॉक ए को रीसेट करेगा। आई होप गाइस कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए गाइस, बहुत सपोर्ट की जरूरत है आपकी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है एंड सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जुंगफू उस मर्चेंट से जो उसके पास आइटम होते हैं उनको देख रहा होता है। तभी वो मर्चेंट जुंगफू से कहता है, क्या आप सिस्टम टिकट के बारे में बात कर रहे हैं? जुंगफू कहता है, हाँ वही। जुंगफू की ये बात सुनने के बाद में वो मर्चेंट उससे हंसते हुए कहता है, आप ये मांगने वाले पहले व्यक्ति हैं और अक्सर लोग कुछ ऐसा मांगते हैं जो उन्हें अगले स्टेज में आसानी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ऐसा मांगता हो जिसके लिए दोबारा कोशिश करने की जरूरत हो। उस मर्चेंट की ये बात सुनने के बाद में जुंगफू उससे कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ। जुंगफू की ये बात सुन के वो मर्चेंट हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये सच में बहुत मजेदार होने वाला है, ये सच में बहुत मजेदार पार्टिसिपेंट है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो टिकट का जुंगफू किस तरह से यूज करने वाला है। जुंगफू बताता है, इस टिकट का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर आप इस टिकट को अपनी चूज की हुई लोकेशन पे काटते हैं तो आप फिर से दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। वो मर्चेंट ये सब बातें बताने के बाद में वहाँ से जाते हुए जुंगफू से कहता है, मैं अब इस उम्मीद से छुट्टी लूंगा कि हम अगली बार फिर मिलेंगे। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो मर्चेंट होता है वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। उसके जाने के बाद में जुंगफू का सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसको बताता है, ब्लॉक ए में आपके द्वारा हासिल किए गए सभी स्टेट्स अब पेमेंट के रूप में मिल जाएंगे। फिर जुंगफू अपने हाथों की तरफ देखता है कि उसके पास से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ताकत मेरा साथ छोड़ रही है। और तभी वहाँ पे सिस्टम विंडो फिर से ओपन होती है और जुंगफू को बताया जाता है, आपने अपने ब्लॉक ए में रीसेट टिकट को 10 बार के लिए हासिल कर लिया है।
और साथ ही हमें दिखाते हैं उतने में उसके हाथ में रीसेट टिकट आ जाती है, जो कि कई सारी होती है दोस्तों। जुनफू जैसे ही अपनी रीसेट टिकट को वहाँ पे फाड़ता है, तभी वहाँ पे बहुत ढेर सारी रोशनी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और उस रोशनी के रिलीज होने के साथ में हमें दिखाते हैं जुनफू वहाँ से डिसअपियर होने लगता है। फिर हमको पता चलता है कि जुनफू वहाँ से गायब होने के साथ में ही दूसरी जगह पे आ जाता है। तभी उसके आगे सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है ये फ्लोर ओ है और आप यहीं से शुरुआत करते हैं और आपका फ्लोर ओ का ट्रायल अब शुरू होता है। सिस्टम विंडो के ये बताने के बाद में जुनफू अपनी खंजर को निकाल लेता है और निकालने के साथ में सोचता है यहाँ पर ऐसा हो सकता है मैं अपने स्टेट्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा कर लूँ। और ये कहने के साथ में जुनफू वहाँ पे अपने खंजर को निकाल के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जुनफू ने जब स्टार्ट किया था तब उसके ऊपर बहुत ढेर सारी मेटल की तीरों से अटैक होता है, लेकिन इस बार जुनफू के ऊपर जब अटैक होता है तो जुनफू अपने खंजरों से उन सब मेटल की तीरों को डिफेंस कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जुनफू वहाँ पे उन सारी तीरों को कभी अवॉइड करता है तो कभी डिफेंस करते हुए अपने मन में सोचता है ये मेरा आखिरी ट्यूटोरियल रन है, जैसे कि मैं इस ट्यूटोरियल को दोहराने से अपनी सेंसेस को हाई कर सकता हूँ। इसी कारण से सिंथेसिया की हवेली अब मेरे हाथ में है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं सुनवू वहाँ अपनी ड्रैगन स्किल के बारे में सोचता है। ड्रैगन विजुअल प्रोएस, एक स्किल जहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके एंशिएंट ड्रैगन कैटालूस की आई ऑफ ट्रू का यूज कर सकता हूँ। और जैसे उसने ये कहा होता है तभी उसने अपनी स्किल का यूज कर लिया होता है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जो वहाँ का जितना भी प्लेस होता है सारा का सारा उसके आंखों के सामने से डिस्पेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ड्रैगन विजुअल पावर ने मेरे देखने के एरिया के सभी रंगों को खत्म कर दिया, मैं केवल व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक लाइन ही देख सकता हूँ। फिर वो अपनी पावर का इफेक्ट बताता है, लाइन जो वस्तु की रूपरेखा को सामने लाती है। मेरा भाई इस घटना को ग्योल कहता था। जब जुनवू इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं हमको एकदम से सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और उसको बताता है कि आप अपने एंड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। फिर जुनवू अपने एंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद में अपने सिस्टम को देख रहा होता है और तभी देखते हुए कहता है क्या इसमें मुझे लगभग 4 घंटे लगे। फिर अपने मन में सोचता है किसी ऐसी चीज के लिए जिसे पूरा करने में मुझे 34 घंटे लगे थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों जिस फ्लोर को 34 आवर में क्रॉस करा जाता है उस फ्लोर को जुनवू ने 4 आवर में कंप्लीट कर दिया होता है। फिर जुनवू अपने प्रोफाइल को देख रहा होता है और उसे देखते हुए सोचता है मेरे स्टेट्स काफी हाई पहुंच गए हैं। और हमें दिखाते हैं जुनवू की स्ट्रेंथ 51, एजिलिटी 56, स्टैमिना 55, MP 21 पहुंच गई होती है। जिस चीज को देखने के बाद में जुनवू अपने मन में सोचता है इस तरह के स्टेट्स के साथ में मैं दूसरे लोगों को आसानी से मार सकता हूँ। और ये कहने के साथ में जुनवू को दिखाते हैं वो वहाँ से निकल जाता है और तभी सिस्टम विंडोज के आगे आती है। अब आप ब्लॉक ए के बॉस रूम में एंटर कर चुके हैं। जुनवू बॉस रूम में अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है मैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को क्लियर करने जा रहा हूँ। मतलब समझ रहे दोस्तों कितना ज्यादा हाई स्पीड से ये अपनी पावर को बढ़ा रहा है। और ये कहते हुए तुरंत वहाँ पे बड़ी स्पीड में भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है। जैसे जुनवू आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी दिखाते हैं वहाँ पे एकदम से फायर बो आ जाते हैं, जिनको देख के जुनवू एकदम से अपने खंजर से डिफेंस कर रहा होता है। जिनको देखने के बाद में जुनवू अपने खंजर को आगे लाता है और उन फायर बो को जुनवू अपने खंजर से डिफेंस कर रहा होता है। और तभी मन में सोचता है ये जगह मेरी सोच से बहुत ज्यादा तेज है, आपकी स्ट्रेंथ में 1 पॉइंट कम हो गया है। जुनवू को दिखाते हैं जुनवू वहाँ पे उन तीरों के ऊपर अपने खंजर से अटैक करता हुआ उनको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और तभी मन में सोचता है मैं अपनी स्पीड को यहाँ धीमा नहीं कर सकता। जैसे ही जुनवू आगे बढ़ रहा होता है उन तीरों को रिफ्लेक्ट करता हुआ एकदम से वहाँ पे एक ट्रैप पे ऊपर उसका पैर पड़ जाता है, जिस चीज को देख के जुनवू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं उस ट्रैप का इफेक्ट ये होता है नीचे की जमीन पूरी की पूरी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन तभी वक्त रहते जुनवू वहाँ से उछल के आगे की तरफ बढ़ जाता है। जब जुनवू वहाँ पे जंप लगा के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वो नीचे देखता है तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे खूब ढेर सारे भाले लगे होते हैं। जुनवू उनको देख के अपने मन में सोचता है अगर मैं गलती से नीचे गिर गया तो इसका मतलब है तुरंत मैं मर जाऊंगा। और ये कहने के साथ में वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा वहाँ पे मूव कर देता है और तभी कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे बचना होगा। फिर हमें दिखाते हैं जुनवू वहाँ पे एकदम आखिरी पॉइंट पे जाके वहाँ उतरता है और दोस्तों सच बताया बिल्कुल जरा सा बचता है ये। तभी वो अपने आप को संभालते हुए किसी तरीके से खड़ा करके वहाँ पे आगे की तरफ निकल जाता है। तभी सिस्टम विंडो फिर उंगली करने के लिए आ जाती है और उसको बताती है तुम्हारी एजिलिटी में से 1 पॉइंट और चला गया है। जब जुनवू उस ट्रैप से आगे निकलता है तभी वो उस जगह को अच्छे से देख रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं आगे एक और ट्रैप लगा हो। और जैसे ही दोस्तों वो देख रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से आगे से बहुत बड़ी फायर उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जब जुनवू ये चीज देखता है तो एकदम से अपने खंजर को रेडी कर लेता है अटैक करने के लिए। और जुनवू वो जो फायर उसकी तरफ बढ़ रही होती है उस फायर के बीचों बीच अपनी पावर से एक बहुत बड़ा स्लैश लगा देता है। उसके स्लैश के इफेक्ट के कारण जो फायर जल रही होती है उसके बीच में एक गैलरी टाइप बन जाती है,
जिसमें से जुनवू बचता हुआ आगे की तरफ भाग के जा रहा होता है। तभी सिस्टम विंडो फिर से उंगली करने के लिए आ जाती है। आपके कोल्ड ब्लडेड नेचर के कारण आपने जलने से बचने की क्षमता को विकसित कर लिया है। आपका हाइटेंड सेंस 15.6% तक पहुंच गया है। जैसे जुनवू वहां आग से बाहर निकलता है तभी दिखाते हैं वहां पे बहुत बड़ा लकड़ी का तना झूलता हुआ जुनवू की तरफ आके लड़ता है, जिस कारण से जुनवू के पास में सिस्टम विंडो अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी स्टेमिना में 1 पॉइंट कम हो गया। दूसरा विंडो खुलता है। आपका हाइटेंड सेंस स्किल लेवल 16.9% हो गया है। और इसी तरह से दोस्तों बार बार उसके पास विंडो ओपन हो रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं जुनवू वहाँ पे ऐसे ही चलता चलाता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और आखिरी में दिखाते हैं उसकी एक फाइट हो रही होती है। कोई आदमी वहाँ पर आर्मर पहने हुए जुनवू से लड़ रहा होता है और उसके पेट में एक जोरदार घूसा मारता है। और दोस्तों इसके एपिसोड थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे की स्टोरी इसकी बहुत अच्छी है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करा दीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। You look into my eyes and found